दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 14 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 14 जून को प्रतिवर्ष 2004 से विश्व रक्तदान दिवस या विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO ने इसको मनाने की शुरुआत 2004 से की थी। दरअसल 14 जून 1868 में कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था, जिन्होंने ABO रक्त समूह, जो आप देखते हो ABO रक्त समूह, इसकी खोज की थी, इसकी पहचान की थी। इसके उपलक्ष्य में उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो 14 जून उनके जन्मदिवस के अवसर पर विश्व रक्तदान दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को पूरे विश्व के बहुत सारे देशों को में लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसे विश्व रक्तदाता दिवस भी कहा जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा स्वेच्छा से और बिना पैसे के सुरक्षित रक्तदाता की जरूरत के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य से वर्ष 2004 में पहली बार इस कार्यक्रम को मनाने की शुरुआत की गई थी। यह दिन रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संघ और रेड क्रिसेंट समाज के द्वारा 14 जून को वार्षिक तौर पर मनाने के लिए पहली बार इसकी शुरुआत और स्थापना की गई थी। इस बार की जो थीम 2021 की है, रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो इस बार की थीम रही। G7 में जो शिखर सम्मेलन हुआ, भारत भी इसमें शामिल हुआ, बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। वन अर्थ वन हेल्थ का आह्वान किया। पूछ सकता है किस थीम का आह्वान किया, तो वन अर्थ वन हेल्थ का आह्वान किया। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान PM मोदी ने भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान किया और लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर बल दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश दिया। उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए भारत के समग्र समाज के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स के भारत के सफल उपयोग पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्वास्थ्य शासन में सुधार के सामूहिक प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कोविड संबंधित तकनीकों पर ट्रिप्स छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO में लाए गए प्रस्ताव के लिए G7 का समर्थन मांगा। ध्यातव्य है कि ट्रिप्स में भारत ने छूट की बात की। ट्रिप्स क्या है दोस्तों? तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स छूट के प्रस्ताव को पेश किया है, क्योंकि ट्रिप्स छूट से टीकों की लागत में काफ़ी कमी आएगी। यह अन्य देशों के साथ दवाओं के मुक्त प्रवाह और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक वातावरण भी बनाएगा। यह है क्या ट्रिप्स? फुल फॉर्म जिसका है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स समझौता दरअसल बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक बहुपक्षीय समझौता है, WTO से संबंधित है, जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, अघोषित सूचना का संरक्षण या व्यापार रहस्य और औद्योगिक डिजाइन शामिल है। यह समझौता जनवरी 1995 में लागू हुआ था। इनके छूट होने से जो प्रवाह है प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाओं का, वो भली भांति और सस्ती दरों में पूरे विश्व में उपलब्ध हो सकेगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए G7 नेताओं द्वारा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W, ध्यान रखिएगा, बिल्ड बैक बेटर B3 और W वर्ड जिसको कहेंगे, लॉन्च किया। बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से। तो हाल ही में G7 नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक नई पहल लॉन्च की है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड के कार्नवाल में किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान G7 नेताओं ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल का समर्थन किया। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन और G7 साझेदार नई वैश्विक बुनियादी ढांचा पहल बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। इस पहल को प्रमुख लोकतंत्रों के नेतृत्व में एक मूल्य संचालित, उच्च मानक और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी के रूप में वर्णित किया गया है। विकासशील दुनिया में इससे बुनियादी ढांचा को मजबूत करने में, उनसे संबंध सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी, जो विकासशील दुनिया में $40 ट्रिलियन से अधिक के बुनियादी ढांचे की जरूरत को कम करने में मदद करता है, जिसे कोविड-19 महामारी द्वारा बढ़ा दिया गया है। B3W आने वाले वर्षों में निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर के बुनियादी ढांचे के निवेश को
सामूहिक रूप से उत्प्रेरित करेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? तो यह चीनी सरकार की एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है। इसे 2013 में अपनाया गया था। यह पहल मूल रूप से शी जिनपिंग द्वारा कजाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के दौरान सितंबर 2013 में सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के रूप में घोषित की गई थी। इस बुनियादी ढांचा परियोजना में बंदरगाह, रेल मार्ग, सड़क, गगनचुंबी इमारतें, हवाई अड्डा, बांध और रेल सुरंग शामिल हैं। ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड क्या है? ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड हाल ही में ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड के तहत पुलिस ने दुनिया भर में 16 से ज़्यादा देशों में एक साथ 800 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान के तहत अभी कुछ ही समय पहले हमने आपको बताया था इसके बारे में। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड नाम दिया, जबकि AFP ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने इसे ऑपरेशन आयरन साइड नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इस ऑपरेशन को अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर शुरू किया। दोनों ने नाम क्या दिया था? ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड अमेरिका की एजेंसी जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और AFP ने ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने इसे ऑपरेशन आयरन साइड नाम दिया था। इस मिशन से 150 से ज़्यादा हत्याएं रुकी, 40 टन ड्रग्स जब्त की गई और 250 हथियार और $48 मिलियन बरामद किए गए। दरअसल FBI ने चतुराई से दुनिया भर के 100 देशों में 300 से ज़्यादा अपराधियों को ANOM नामक एक सुरक्षित मैसेजिंग ऐप वाली डिवाइस दी थी। अपराधियों को विश्वास दिलाया गया कि उनके मैसेज को कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, परंतु इस ऐप के द्वारा भेजे जाने वाले मैसेज FBI और अन्य एजेंसियों द्वारा पढ़े जा सकते थे। इस प्रकार FBI ने इन अपराधियों पर निगरानी रखी और अंततः उन्हें गिरफ्तार किया। विरासत वृक्ष, हेरिटेज ट्रीज। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्ष को विरासत वृक्ष की संज्ञा देकर उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए कार्य योजना पारित की है। कहाँ की मंत्रिमंडल ने? महाराष्ट्र की। एक वृक्ष को विरासत वृक्ष के रूप में मानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड होते हैं, जैसे माप, उसका आकार, दुर्लभ उसका पाया जाना, सौंदर्यता, ऐतिहासिक मूल्य, ऐतिहासिक व्यक्ति, स्थान या यहाँ तक कि मिथकों के साथ संबंध, जैसे कि गौतम बुद्ध के साथ उस वृक्ष का संबंध, बौद्ध वृक्ष का। प्रतिपूरक वनीकरण, इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की उम्र के बराबर वृक्ष लगाना शामिल होगा। राज्य स्तरीय वृक्ष प्राधिकरण, विरासत वृक्षों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि 33% सरकारी भूमि का उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया जाए। ये सभी इसके लक्ष्य होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।